नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों को पता है कि ये आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे, और हम लोग जो है डेली अच्छे अच्छे करंट अफेयर को यहाँ पे करते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में अक्सर आया करते हैं। किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या तो फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो। किसी भी एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग अपने करंट अफेयर की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, हम आपको बता दें कि आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए भी कक्षाएं दी जा रही हैं। लगभग 3-4 क्लासेज इस समय आपके YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट, खास तौर पे जो सी टेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को होना सुनिश्चित किया गया है, उसके लिए भी आपको क्लासें दी जा रही हैं। मतलब यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही आप लोगों को सारी कक्षाएं यहाँ से दी जाती हैं। पूरे अच्छे से सिलेबस को देखा जाता है, उसको समझा जाता है, उसको पढ़ा जाता है, तब फिर आप तक कंटेंट को पहुँचाने का काम किया जाता है। तो आप लोग उन सभी कक्षाओं को भी अगर नहीं देख रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के अभ्यर्थी हैं, उसका एग्ज़ाम देना है आप लोगों को, तो आप लोग उन कक्षाओं को भी देख सकते हैं। आपके यूट्यूब चैनल पे बाल विकास की कक्षा, हिंदी की क्लास, हिस्ट्री की क्लास, साथ ही साथ ज्योग्राफी की क्लास इस समय चल रही है, और आप लोगों को पॉलिटी की भी क्लास बहुत जल्द ही मिलनी शुरू हो जाएगी। तो साथियों, आप लोग विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल से यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक साथियों, और क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, चाहे वो करंट अफेयर की क्लास हो या तो फिर कोई भी क्लास हो, शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को देखा करिए। और साथ ही साथ आप लोग अपने हाथ से खुद की अपनी नोट्स तैयार किया करिए। पीडीएफ के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ा करिए। पीडीएफ आप लोगों को सिर्फ तुरंत जब तक मिलती नहीं है तभी तक उसकी जो है प्रसन्नता आप लोगों को रहती है। बाद में अगर पीडीएफ आप लोगों को दे दी जाती है तो मैं अक्सर देखा हूँ कि विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ उसे बिल्कुल बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से अलमारी पे सजा के रखेंगे कि जैसे घर में कोई रिलेटिव आए या तो फिर और भी कोई लोग आए, यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी जब देखें तो उन्हें ये लगे कि हाँ, हमारा बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो बढ़िया अलमारी पे रखी हुई सजी रहती है और रूम की शोभा बढ़ाने का काम करती है। विद्यार्थियों से पढ़ने का काम अक्सर मैं देखा हूँ, अक्सर ऐसा ये नहीं कह रहा हूँ कि 100%, लेकिन अक्सर लगभग 70%, 70 से 80% बच्चे सिर्फ इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। और अगर आप लोग अपने हाथ से अपने नोट्स को तैयार करेंगे तो वो चीज़ें आप लोगों को जब तक आपकी नोट्स रहेगी, जब भी आपकी पढ़ने की इच्छा होगी, उस नोट्स को आप खोलेंगे तो समझिए कि सारी चीज़ें उसमें आपको अपने हाथ से और अपनी भाषा में लिखी हुई चीज़ें रहेंगी। इतनी अच्छे से समझ में आएगी कि अब मैं क्या बताऊं, उसकी व्याख्या मैं स्वयं नहीं कर सकता। उसे आप लोग खुद रियलाइज़ करिएगा कभी, जो मैं कह रहा हूँ उसे करके। आप लोग यहाँ से चीज़ों को पढ़ा करिए, अपने नोट्स अपने हाथ से बनाया करिए, कोशिश किया करिए जो चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ उसे आप लोग छोटे शब्दों में, भाई मेरी तो मजबूरी है यहाँ पे लिखना और बताना, मुझे तो बताना, चूँकि हम लगभग कई चीज़ें हमें ऐसी होती हैं जो कि बताना कंपलसरी होता है, तो इसलिए हम तो बताएंगे, लेकिन आप लोग उसमें से बस मेन पॉइंट बस लिखा करिए, बस हो गया। ठीक, मेन पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि अब जैसे मैं आपसे बता दिया कि सरकार के विवाद को विश्वास स्कीम के तहत कुल कितने कर राशि प्राप्त हुई। ठीक, कुल कितनी कर राशि प्राप्त हुई, तो आप वहाँ बस लिखिए कि सरकार को विवाद से विश्वास की स्कीम, बस डैश करिए, सामने आप लिख दीजिए स्कीम कर प्राप्ति, फिर डैश लिखिए, उसका जो आंसर है 72,480
करोड़ रुपए। बस उस आंसर को आप लोग करने का काम किया करिए। ठीक, सारी चीज़ों को आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश विंध्याचल क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश विंध्याचल क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। साथियों, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र में, मिर्ज़ापुर के आसपास पड़ता है, उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना, किसकी? ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। साथियों, जल जीवन मिशन के तहत 2.6 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को पाइप के जरिए पेयजल कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। ये जो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र में आधारशिला रखी गई है, ऐसा बताया जा रहा है कि यह जल जीवन मिशन के तहत 2.6 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को पाइपलाइन के जरिए, किसके माध्यम से? पाइपलाइन के जरिए पेयजल कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। साथ ही साथ साथियों, पेयजल की पाइप से पहुंच सुनिश्चित करने से गरीब परिवारों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री इन पेयजल परियोजनाओं से विंध्याचल के जल संकट और सिंचाई के मुद्दों का भी समाधान होगा। साथियों, यह जो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई है, यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। किसके जरिए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री ने इस दौरान ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति, पानी समिति के सदस्यों से भी संवाद किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इस अवसर पर उपस्थित रहे। कौन कौन उपस्थित रहे? इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल जी श्रीमती, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित रहे। ठीक साथियों, और इसके अंतर्गत चीज़ें हम लोग देखते हैं कि और क्या इसमें किया गया है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना के अंतर्गत साथियों, इसमें प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस बात के लिए भी प्रशंसा की कि उसने महामारी के समय में भी एक प्रभावी सुशासन दिया और सुधारों के गति को बनाए रखा। सुधार जो हुआ करते थे उन सभी गतियों को बनाए भी रखे। साथ ही साथ श्री मोदी ने इस क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने एलपीजी गैस सिलेंडर, बिजली आपूर्ति, मिर्ज़ापुर में सौर संयंत्र, सिंचाई परियोजना को पूरा करने और बंजर भूमि पर सौर परियोजनाएं लगाकर किसानों को लगातार अतिरिक्त आय मुहैया कराने के प्रावधानों की ओर भी संकेत किया कि किसानों की आय किस प्रकार से मुहैया कराई जाए, इसके प्रावधानों के बारे में भी उन्होंने यह परियोजना साथियों जो है, इसकी अनुमानित लागत जो है 5,555.38 करोड़ रुपए। इस परियोजना की अनुमानित लागत
इस परियोजना की अनुमानित लागत की बात करें तो यह 5,555.38 कितना 0.38 करोड़ रुपए की बात परियोजना है। यह परियोजना जो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र में शुरू आधारशिला रखी गई है, इसकी अनुमानित लागत की बात किया जाए 5,555.38 करोड़ रुपए की परियोजना है। साथियों, इस परियोजना को 24 महीने में पूरा करने की बात कही गई है। कितने 24 महीने में पूरा करने। ये जो परियोजना ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र में अनुमानित लागत 5,555.38 करोड़ रुपए रखी गई है, इस परियोजना को 24 महीने में पूरा करने की बात कही जा रही है। कितने 24 महीने में पूरा करने की बात की जा रही है कि इस परियोजना को 24 महीने में पूरा किया जाएगा। अगली जानकारी देखते हैं साथियों हम लोग कि इस संबंध में अगली जानकारी क्या है। अगली जानकारी साथियों है, हम लोग पढ़ेंगे अगली इन्फॉर्मेशन। अंडमान सागर में त्रिपक्षीय शांतिकाल युद्धाभ्यास सिटमैक्स 20 शुरू किया गया। भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित ASW कॉर्वेट अंडमान सागर में त्रिस्तरीय शांतिकाल युद्धाभ्यास सिटमैक्स 20 शुरू किया गया। अंडमान सागर में त्रिस्तरीय शांतिकाल युद्धाभ्यास सिटमैक्स शुरू किया गया। साथियों, यह जो अभ्यास है यह अंडमान सागर में 21-22 नवंबर 2020 को हो रहा है। अंडमान सागर में 21-22 नवंबर 2020 को हुआ है। यही जो 21-22 बीती हुई है, यही से 21-22 2020 को हुआ है। ठीक साथियों, अगली बात करें तो यह में नौसेना के स्वदेश निर्मित AHW कॉर्वेट का कामोर्ता और मिसाइल कॉर्वेट के करमुख पोत भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के त्रिपक्षीय शांतिकाल युद्धाभ्यास सिटमैक्स 20 के दूसरे संस्करण में भाग लेंगे। यह अभ्यास अंडमान सागर में 21 से 22 नवंबर 2020 को आयोजित हुआ है। साथियों, इसके अगर पहले संस्करण की बात करें तो इसका पहला संस्करण सितंबर 2019 को पोर्ट ब्लेयर के कुछ दूर सागर में किया गया। ये जो अंडमान सागर में त्रिस्तरीय शांतिकाल युद्धाभ्यास सिटमैक्स हुआ, ये इसका कौन सा संस्करण है? यह इसका सेकेंड एडिशन है, दूसरा संस्करण। लेकिन अगर इसी के अगर हम पहले संस्करण की बात करें तो इसका पहला संस्करण साथियों सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर के पोर्ट ब्लेयर के कुछ दूर पोर्ट ब्लेयर से कुछ दूर सागर में किया गया। जो पहला एडिशन था इसका, तो पहला एडिशन सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर से कुछ दूर सागर में आयोजित किया गया था। ठीक साथियों,
अगली बात करें सिटमैक श्रृंखला के यह अभ्यास भारतीय नौसेना, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच परस्पर श्रेष्ठ सहयोग और अंतर संचालन क्षमता के विकास के लिए आयोजित किए जाते हैं। 2020 के संस्करण में अभ्यास का आयोजन RSN ने किया है। कौन? RSN ने किया है। अभ्यास में RSN की ओर से उसके दुर्जय श्रेणी के फ्रिगेट, इंटरपेड और एंड्योरेंस श्रेणी के टैंक, लैंडिंग शिप एंडेवर और RTN की ओर से चाओ फ्राया श्रेणी का फ्रिगेट कारबुरी भाग ले रहे हैं। कौन कौन भाग लेना है इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत अगर अभ्यास की बात किया जाए साथियों, तो इसका लक्ष्य तीनों मित्र देशों और शांतिकाल पड़ोसियों के बीच शांतिकाल में समन्वय, सहयोग और साझेदारी का विकास करना होता है। 2 दिन के इस शांतिकाल अभ्यास में तीनों सेनाएं सतह पर युद्ध अभ्यास करेंगी। 2 दिन का ये जो शांतिकाल अभ्यास होगा, इस दौरान सेनाएं जो है सतह पर युद्ध अभ्यास, हथियारों से फायरिंग और नौसैनिक कर्तव्य जैसे विभिन्न अभ्यास करेंगे। नौसैनिकों के कौन कौन से कर्तव्य होंगे उसे वहाँ तीनों सेनाओं के कर्तव्य वहाँ पे दिखाए जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पे हथियारों से फायरिंग भी की जाएगी। क्या किया जाएगा? हथियारों से फायरिंग भी किए जाने का काम किया जाएगा। और उसी के साथ साथ सतह पर युद्ध अभ्यास भी होगा। क्या होगा? सतह पर युद्ध अभ्यास भी किया जाएगा। अगली बात करें साथियों, तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की वाराणसी में खादी प्रदर्शनी लगाया गया है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। अगली जानकारी की ओर हम लोग चलेंगे। बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं। सारी चीज़ें आप लोग जो मेन पॉइंट है उसे नोटिस किया करिए, रिवीजन भी किया करिए। रिवीजन भी बहुत ही ज़रूरी है। जितना ज़रूरी पढ़ना उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी रिवीजन। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की वाराणसी में खादी प्रदर्शनी कश्मीर के खास शहद और उत्तराखंड के ऊनी प्रदर्शनी में कश्मीर के खास शहद और उत्तराखंड के ऊनी परिधानों ने ध्यान आकर्षित किया है। परिधानों ने ध्यान आकर्षित किया। साथियों, ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है यह 15 दिन की प्रदर्शनी है। कितने दिन की? 15 दिन की प्रदर्शनी। इस प्रदर्शनी को पंद्रह दिन तक, कब से कब तक? 22 नवंबर से 7 दिसंबर तक। 22 नवंबर से 7 दिसंबर तक
22 नवंबर से 7 दिसंबर तक यह प्रदर्शनी आयोजित किया जाएगा। कहाँ? वाराणसी में। साथियों, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन आज खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने किया। ये जो प्रदर्शनी है, इस प्रदर्शनी के अगर उद्घाटन की बात किया जाए, उद्घाटन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने किया। विनय कुमार सक्सेना। साथियों, ये जो प्रदर्शनी वाराणसी में आयोजित की गई है, कब से 15 दिनों तक यह प्रदर्शनी रहेगी, 22 नवंबर से 7 दिसंबर तक। कब से कब तक? 22 नवंबर से 7 दिसंबर तक। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन की अगर बात करें तो इस प्रदर्शनी का उद्घाटन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं श्री विनय कुमार सक्सेना जी, इन्होंने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। साथियों, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से आए सैकड़ों हस्तकला के कारीगर में 90% से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें अगर प्रदर्शनी में कहा जाए तो इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, कहाँ? राजस्थान और पंजाब के सैकड़ों हस्तकला के लोग यहाँ पे अपनी अपनी स्टॉल लगाए हैं। कितना? 90 से सैकड़ों, मतलब उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब राज्यों के 90% स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं। ठीक साथियों, यह प्रदर्शनी की बात किया जाए तो यह 15 दिन तक प्रदर्शनी चलेगी। इसी साल अक्टूबर में लखनऊ में लॉकडाउन के बाद पहली खादी प्रदर्शनी लगाई गई थी। अगर पहली खादी प्रदर्शनी की बात किया जाए तो पहली खादी प्रदर्शनी कब लगाई गई? तो पहली खादी प्रदर्शनी लखनऊ में लगाई गई थी। लखनऊ में लगाई गई थी। लॉकडाउन के खुलने के जस्ट बाद ही यह प्रदर्शनी, जो खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी है, इसे लखनऊ में लगाया गया था। साथियों, इस प्रदर्शनी में कई खादी संस्थाओं और जम्मू कश्मीर के अनेक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत काम कर रही इकाइयों ने हिस्सा लिया है। कौन कौन हिस्सा लिया है? इस प्रदर्शनी के अंदर खादी की कई संस्थाएं भी हैं और जम्मू कश्मीर की अनेक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जो भी इकाइयां काम कर रही हैं वो इकाइयां इसके अंतर्गत हिस्सा ले रही हैं। साथियों, कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों इलाकों से लाया गया शहद, ऊनी कपड़ों और शाल ने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया है। वाराणसी में इस तरह के शहद की उपलब्धता काफ़ी कम है। इसके अलावा उत्तराखंड से आए उत्पाद की ओर से भी ग्राहकों का ध्यान खींचा गया है। इसी उच्च गुणवत्ता और स्वाद के कारण यह शहद देश भर में काफ़ी लोकप्रिय भी मानी जाती है। प्रधानमंत्री ने भी मधुमक्खियों पालकों से उच्च ऊंचाई वाले शहद के उत्पादों को बढ़ाने की अपील की है। उनकी वैश्विक मांग बहुत अधिक है। KVIC ने कश्मीर के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हजारों मधुमक्खी के बक्से वितरित किए हैं, जो स्थानीय युवाओं के केंद्र शासित प्रदेश में शहद उत्पादन में वृद्धि करेंगे। ठीक साथियों, इस प्रदर्शनी के दौरान बात करें तो इस प्रदर्शनी के दौरान खादी, फैब्रिक एवं रेडीमेड कपड़ों पर 30% की छूट का भी प्रावधान का 30% छूट भी दी जा रही है। जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी में जो खादी फैब्रिक हैं और साथ ही साथ रेडीमेड कपड़े भी जो बनाए हुए हैं, उन सभी कपड़ों पर 30% की छूट की बात
की जा रही है। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल से मलबर के कपड़े, जम्मू कश्मीर से पश्मीना शाल और ऊन, साथ ही साथ पंजाब से कोटी शाल, कानपुर से चमड़े के उत्पाद, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के टेराकोटा मिट्टी के बर्तन और राजस्थान से अचार, मुरब्बा और हर्बल दवा जैसे कई बेहतरीन उत्पाद यहाँ लगाए गए हैं। बिहार और पंजाब से विभिन्न प्रकार के सिल्क और सूती कपड़े और रेडीमेड कपड़े का भी प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक साथियों, अगली बात यहाँ करें तो यह प्रदर्शनी एक अनूठा मंच है जहाँ वाराणसी के आसपास के क्षेत्र में लोग जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तराखंड और अन्य राज्यों के हस्तनिर्मित खाद्य उत्पादों को खरीद सकते हैं। स्थानीय पहल के लिए मुखर होना और खादी को बढ़ावा देना एक बड़ा बढ़ावा भी माना जाता है। कैसा बढ़ावा? एक बड़ा बढ़ावा इसको माना जाता है। ठीक साथियों, ये जो वाराणसी में खादी उद्योग लगाया गया है, खादी एवं ग्रामोद्योग की सेल एक तरीके से कहा जाए या प्रदर्शनी कहा जाए चल रही है, इसमें 30% की छूट की भी बात की जा रही है। साथियों, अब हम लोग अगली बात करेंगे। अगली जानकारी है कि किस खेल के व्यापारिक ब्रांड ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नई किट और आधिकारिक मर्चेंडाइजिंग को स्पॉन्सर करने के लिए बीसीसीआई के साथ साझेदारी की है? कौन? एमपीएल स्पोर्ट। कौन है साथियों? एमपीएल स्पोर्ट। एमपीएल स्पोर्ट के व्यापारिक ब्रांड ने एमपीएल स्पोर्ट के व्यापारिक ब्रांड ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नई किट और आधिकारिक मर्चेंडाइजिंग को स्पॉन्सर करने के लिए बीसीसीआई ने बीसीसीआई के साथ साझेदारी की है। साथियों, एक कंपनी है, कौन? एमपीएल स्पोर्ट के साथ व्यापारिक ब्रांड ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नई किट और आधिकारिक मर्चेंडाइजिंग को स्पॉन्सर करने के लिए बीसीसीआई के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? बीसीसीआई के साथ साझेदारी की है।
MPL की बात करें साथियों तो MPL का फुल फॉर्म होगा मोबाइल प्रीमियर लीग। मोबाइल प्रीमियर लीग। ठीक साथियों, ये MPL का फुल फॉर्म होगा। MPL स्पोर्ट के साथ व्यापारिक ब्रांड ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक नई किट और आधिकारिक मर्चेंडाइजिंग के को स्पॉन्सर करने के लिए BCCI के साथ साझेदारी की गई है। अगली बात करें अगर साथियों, अगली बात अगर करें तो भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में कौन सी रैंक में है? भारतीय सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे और भी लोगों तक क्लास पहुंच सके और वो लोग भी हम लोगों से जुड़ सकें। साथियों, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एक भारतीय कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर ने दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में कौन सी रैंक पर है, कौन सी रैंक हासिल की है? तो साथियों, यह 63वीं रैंक हासिल की है। हमारा जो भारत का सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है, कौन? भारत का सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है। यह दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों को देखा गया है। कितने? दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों को देखा गया है, जिसकी सूची में हमारे भारत का जो सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है, इसे 63वीं रैंक प्राप्त हुई है। 500 के सुपर कंप्यूटरों को जांचा गया, परखा गया। उन सभी 500 सुपर कंप्यूटरों को में से हमारे भारत का जो सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है, इसे 63वीं रैंक हासिल हुई है। कौन सी रैंक? 63वीं रैंक हासिल की गई है। अब अगली बात करें साथियों, तो अंतर्राष्ट्रीय ऐसा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अभी हाल ही में संपत्ति विमुद्रीकरण के लिए, लिखते हैं हम लोग कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में संपत्ति विमुद्रीकरण के लिए विमुद्रीकरण के लिए सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए
सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए निवेश विभाग एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, सार्वजनिक प्रबंधन संपत्ति विभाग, सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बताइए साथियों, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में संपत्ति विमुद्रीकरण के लिए, किसके लिए, संपत्ति विमुद्रीकरण के लिए सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए, अर्थात संपत्ति विमुद्रीकरण के लिए सलाहकार, ऐसी कौन सी संस्था है, ऐसा कौन सा संगठन है जो संपत्ति विमुद्रीकरण करने के लिए सलाहकार आपको प्रोवाइड कराएगी, सलाहकार सेवा आपको प्रदान करेगी, जो उसके लिए करने के लिए निवेश विभाग एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के साथ समझौता हस्ताक्षर हुआ है। क्या हुआ है? MOU साइन किया गया है। MOU साइन किया गया है किसके किसके बीच? निवेश विभाग और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के लिए। ऐसा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो संपत्ति विमुद्रीकरण के लिए सलाहकार प्रदान करेगा, सलाहकार सेवा प्रदान करेगा? तो ये संस्था साथियों विश्व बैंक है। कौन? विश्व बैंक ने संपत्ति विमुद्रीकरण के लिए सलाहकार सेवा प्रदान करेगा। इसके लिए हस्ताक्षर के सलाहकार सेवा के लिए निवेश विभाग एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, निवेश विभाग तथा सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के साथ हस्ताक्षर हुआ है। किस चीज़ के लिए? संपत्ति विमुद्रीकरण के सलाहकार के लिए। निवेश विभाग एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के लिए सलाहकार उपलब्ध किया जाएगा संपत्ति विमुद्रीकरण के लिए। ठीक साथियों, ये जानकारी थी आप लोगों के लिए। ठीक ना। अगली जानकारी की अगर बात करें तो वह कौन सी बैंक है जो हाल ही में अपने ग्राहकों को डिजिटल रूप से चालू और बचत खाता उत्पादों की आकर्षक और बेहतर लाइनें पेश करने के लिए कासा अभियान शुरू किया है? वह कौन सी बैंक है? जो अपने ग्राहकों को डिजिटल रूप से चालू और बचत खाता उत्पादों के आकर्षक और बेहतर लाइनें पेश करने के लिए कासा अभियान। कासा का फुल फॉर्म भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक मिनट। कासा का फुल फॉर्म होगा करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट।
करंट अकाउंट और कासा, सी से करंट अकाउंट, एस से सेविंग, ए से अकाउंट। तो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट कासा अभियान शुरू किया है। फिर से सुनिए कि वह कौन सी बैंक है जो अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल रूप से चालू और बचत खाता उत्पादों की आकर्षक और बेहतर लाइनें पेश करने के लिए कासा अभियान शुरू किया है। तो साथियों, यह कर्नाटका बैंक है। कौन सी? कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल रूप से चालू और बचत खाता उत्पादों की आकर्षक और बेहतर लाइनें पेश करने के लिए कासा अभियान शुरू किया है। कौन सा अभियान? कासा अभियान शुरू किया है। अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली जानकारी हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की अध्यक्षता में वर्चुअल मोड में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 में भाग लिया। वह कौन सा संस्करण था? हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। हमारे भारत का जो सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है उसे 63वीं रैंक प्राप्त हुई है। कितने? 500 सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वाले सुपर कंप्यूटरों की सूची में। कासा का फुल फॉर्म करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। साथियों, पीएम मोदी ने रूस की अध्यक्षता में अध्यक्षता में वर्चुअल मोड में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 में भाग लिया। यह कौन सा संस्करण था? यह कौन सा संस्करण था? ठीक साथियों, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस की अध्यक्षता में वर्चुअल मोड पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 में भाग लिया है। तो यह कौन सा संस्करण था, ये आप लोगों को बताना है। साथियों, यह 13वां संस्करण था। कौन सा? 13वां संस्करण। अब जो 14वां संस्करण ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, इसकी अध्यक्षता हमारा भारत करेगा। इसके बाद जो अर्थात 14वां संस्करण जो आयोजित किया जाएगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का, इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। इसका आयोजन कहाँ? भारत में किया जाएगा। ठीक साथियों, और जो ये 2020 में आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता रूस किया है, इसका यह 13वां संस्करण था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल माध्यम से, कैसे? वर्चुअल माध्यम से इसमें भाग लिया था। अगली बात करें साथियों, तो हाल ही में किस नए गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे नए गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये मैं जानकारी आप लोगों को बता चुका हूँ पहले से। किसे? कृष्ण गोपाल कृष्णन को अभी हाल ही में गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगली जानकारी साथियों है
कि उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे टेनिस में 2020 एटीपी उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे टेनिस में 2020 एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। तो नोवाक जोकोविच, किसे? नोवाक जोकोविच को टेनिस में 2020 एटीपी टूर 1 ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। कौन सी? एटीपी टूर 1 ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। नोवाक जोकोविच को टेनिस 2020 में एटीपी टूर 1 ट्रॉफी, कौन सी? एटीपी टूर 1 ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। किसे? नोवाक जोकोविच को। किसे? नोवाक जोकोविच को टेनिस के 2020 एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। अगली बात साथियों है कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल इपिलेप्सी डे, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस नेशनल नेशनल इपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मिर्गी दिवस अर्थात नेशनल इपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है? तो साथियों आप लोग बताइए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सड़क यातायात पीड़ितों के लिए की याद में विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? सड़क यातायात पीड़ितों के याद में विश्व दिवस सड़क यातायात पीड़ितों के लिए की याद में विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो नवंबर के तीसरे रविवार को साथियों, नवंबर के तीसरे रविवार को सड़क यातायात पीड़ितों के लिए की याद में मनाया जाता है। अर्थात सड़क यातायात के दौरान जो भी कुछ घटना हो गई या किसी भी प्रकार की दुर्घटना हुई, इस वजह से नवंबर के तीसरे रविवार को सड़क यातायात पीड़ितों के लिए उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जिससे कि लोगों में जागरूकता हो सके और सड़क यातायात में जो भी दुर्घटना हुई है या होती है वो चीज़ें उन्हें याद हो सकें, जिससे कि आगे भी किसी भी प्रकार की गलती उस तरीके से करने की कोशिश ना करें, या गलती करें तो बहुत ही गलती ना करें। कुल मिला के ये समझिए कि इस वजह से कि ऐसी दुर्घटना हुई थी पहले कभी जो कि उनके जानकारी में हो किसी भी तरह से, चाहे वो देखे हों सड़क के दौरान चलते हुए या तो फिर और भी किसी तरह से, तो वो चीज़ें जब उन्हें याद होंगी तो वो जागरूक होंगे कि सड़कों पे हमें किस प्रकार से यातायात के दौरान चलना है। ठीक साथियों, तो नवंबर के तीसरे रविवार को सड़क यातायात पीड़ितों के लिए की याद में मनाया जाता है। साथियों, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की बात करें
तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस अर्थात नेशनल एपिलेप्सी डे 17 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 17 नवंबर को। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। ठीक साथियों, अगली बात करें अगर हम लोग, तो अभी हाल ही में आयोजित मालाबार अभ्यास 2020 वार्षिक अभ्यास का कौन सा संस्करण था? कौन सा? हाल ही में आयोजित मालाबार अभ्यास 2020 वार्षिक अभ्यास का कौन सा संस्करण था? ये मैं आपको बताया था, 24वां संस्करण था इसका। कौन सा? 24वां संस्करण था। यह जो है 24वें संस्करण की अगर बात किया जाए तो इसमें जो फर्स्ट टाइम आयोजित किया गया था वह 3 से 6 नवंबर बंगाल की खाड़ी में अर्थात बे अल बंगाल में आयोजित किया गया था, और दूसरी बार जो आयोजित किया गया था वो 17 से 20 नवंबर उत्तरी अरेबियन सागर में आयोजित किया गया था। कहाँ? उत्तरी अरेबियन सागर में आयोजित किया गया था दूसरी बार। ठीक साथियों, पहली बार इसका आयोजन बे ऑफ बंगाल में 3 से 6 नवंबर के बीच इसका आयोजन किया गया था। अगली बात करें साथियों, अब अगर हम इसी में बात करें तो साथियों हम लोग जो सड़क दुर्घटना पीड़ितों की बात कर रहे थे, तो सड़क दुर्घटना पीड़ितों की याद में विश्व दिवस 2020 जो मनाया गया, इसकी मेन थीम क्या थी? मुख्य विषय इसका क्या था? सड़क दुर्घटना पीड़ितों की याद में जो दिवस मनाया जाता है, इसमें सड़क पीड़ितों की याद में जो 2020 में दिवस मनाया गया नवंबर के तीसरे सप्ताह में, इसकी मुख्य थीम क्या थी? मुख्य थीम की बात करें अर्थात विषय की बात करें तो इसका विषय क्या था? बताइए। इसका विषय था फर्स्ट रिस्पोंडर। फर्स्ट रिस्पोंडर इसका मुख्य विषय था। किसका? नवंबर के तीसरे सप्ताह में जो 2020 में मनाया गया। 2020 में जो यातायात पीड़ितों की याद में नवंबर के तीसरे सप्ताह में जो यह था, जागरूकता अभियान कहा जाए या याद किया गया, तो इसकी मुख्य विषय क्या थी? मुख्य थीम क्या थी इसकी? तो फर्स्ट रिस्पोंडर इसकी मुख्य थीम थी। ठीक साथियों, ये आज की हम लोगों की करंट अफेयर की कुछ क्लास थी, जो कि मुख्य करंट अफेयर को हम लोग यहाँ पे करने का काम किए। क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, साथ ही साथ अपने नोट्स में सारे क्वेश्चन को वहाँ पे लिखा करिए, जिससे रिवीजन में आप लोगों को मदद मिल सके। अपने हाथों से ही लिखा करिए नोट्स को। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाया करिए, जिससे कि अगली क्लास की नोटिफिकेशन या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी हो आप तक पहुंच सके। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर यहीं से क्लास को हम लोग ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।